Hello, aspirant. Let's read today Each and All, poem by Ralph Waldo Emerson. Poem expresses Emerson's concept of transcendent beauty. इसका मतलब ये होता है कि इस मूवमेंट में भरोसा करने वाले एक मूवमेंट हुआ था अमेरिका में, ट्रांसडेंटलिज्म, जिसमें ये लोग लगभग जैसे हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू धर्म में कहते हैं कि लगभग हर सजीव प्राणी में एक भगवान या आत्मा है, ठीक उसी हिसाब से ये लोग भी भरोसा करते थे कि एवरी नेचुरल ऑब्जेक्ट हैज इट्स लाइफ इन इट। तो ये इस मूवमेंट को भरोसा करने वाले इंसान थे, और उसको कह सकते हैं कि लीड करने वाले, ना केवल भरोसा करने वाले बल्कि उसको लीड करने वाले भी काफ़ी ग्रेट फिलोसफर माने गए हैं। और बहुत ज़्यादा लेक्चर्स से इन्होंने पॉपुलैरिटी गेन की थी, ना केवल अमेरिका बल्कि अदर यूरोपियन कंट्रीज में भी इनको इनवाइट किया जाता है। इनके लेक्चर्स को बहुत ज़्यादा लोग सुनते थे। ही वॉज कंसिडर्ड अमंग द ग्रेटेस्ट थिंकर्स ऑफ अमेरिका। ईच एंड ऑल जो टाइटल इस पोएम का है, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, और जो ऑर्गेनिक होल बनाया हुआ है, उस नेचर ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, उसमें सभी एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं। और जो जहाँ पर है वो अपनी नेचुरल सराउंडिंग में, वहीं पर वो अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल, टाइगर और लायन जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, इनको हम ज़ू में रखते हैं, या कोई भी जानवर जिनको हम ज़ू में रखते हैं, उनकी जब स्वच्छंदता ख़त्म कर देते हैं तो डेफिनेटली उनकी जो टेंडेंसीज हैं होती हैं नेचुरल, वो मर जाती हैं, और वो उस तरह से बिहेव नहीं करते जिस तरह से वो फ्री सराउंडिंग में करा करते हैं। तो ठीक उसी हिसाब से इस पोएम में इस फिलॉसफी को उन्होंने बताया है कि जो जिसको जहाँ बनाया है कुदरत ने, उसको वहीं अच्छा लगता है, और सभी एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं, सभी एक दूसरे की सहायता करने के हिसाब से ही बनाए गए हैं। एक एपिसोड हुआ था सी शेल्स, ये कुछ जो घोंघा होता है उसको ये अपने यहाँ ले आए थे चमकते हुए अपने घर में, लेकिन वो उनको देखा कि उनका बिहेवियर एकदम से चेंज हो गया है, तो उस घटना को इन्होंने मेंशन किया था 1834 में, और बाद में उस घटना को इन्होंने इस पोएम में भी शामिल किया है। 1839 में ये पोएम पब्लिश हुई थी, और it's about natural order of the things arranged by God and nature. We are all organic members of an inclusive absolute. जो परम सत्ता है, और जिस तरह से उसने तमाम चीजों को बनाया है, हम उसी सब के, उसी सत्ता के, उसी सिस्टम के मेंबर हैं, और सभी एक दूसरे के लिए ईच एंड ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो लेट्स बिगिन। वो कहते हैं कि लिटिल थिंग्स इन द फील्ड ऑन रेड क्लाउन। यौन का मतलब क्या है? दूर। एक लाल रंग के कपड़े पहना हुआ एक व्यक्ति काम कर रहा है किसी खेत में, और वहीं से आप गुजर रहे हो, और आपको देख करके वो आपके बारे में लिटिल थिंग्स, बहुत थोड़ा सा आपके बारे में विचार करता है, वो आपको इग्नोर कर देता है। ऑफ दी, आपको कहाँ से? फ्रॉम द हिल टॉप लुकिंग डाउन, जहाँ से वो नीचे आपको देख रहा है, किसी पहाड़ी पे वो काम कर रहा है, आप वहां से गुजर रहे हैं, लेकिन वो आप पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो अपने काम में व्यस्त है। द हीफर दैट लोस इन द अपलैंड फार्म, इसके अलावा एक हीपर का मतलब जो गाय का बच्चा होता है, या कई बार हम कहते हैं कि जो घोड़ी का बच्चा होता है उसको बछेड़ी भी कहते हैं, या कह सकते हैं गाय का जो बच्चा उसे भी कह सकते हैं आप, जो बहुत दूर अपलैंड फार्म, किसी ऊंची जमीन से, ऊंची जगह से रेंक रहा है, चिल्ला रहा है। फार हर्ड, दूर से सुनाई दे रहा है। वो चिल्ला रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ को बुलाने के लिए, अपनी माँ से दूर है। लोज नॉट डाइन डाइन ईयर टू चार्म, वो आपको अपनी आवाज सुनाने के लिए नहीं चिल्ला रहा है। अगर आपको लग रहा हो कि आपको चिल्लाने, आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपके कानों को उसकी आवाज अच्छी लगे इसलिए चिल्ला रहा है, ऐसा नहीं है। इट इज लोइंग जस्ट फॉर इट्स मदर। द सेक्सटन, ये एक चर्च ऑफिशियल होता है, जो किसी चर्च, पर्टिकुलर चर्च का अधिकारी होता है। टोलिंग इस बेल एट नून, दोपहर को जब वो अपनी घंटी बजा रहा होता है। डीम्स नॉट, मतलब ध्यान नहीं देता है। ग्रेट नेपोलियन, जो नेपोलियन बोनापार्ट, जो ग्रेट वॉरियर था फ्रांस का, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। स्टॉप्स हिज हॉर्स, वो अचानक से देखता है चर्च के पास घंटी बज रही है, तो वहां खड़े होकर कुछ देर वो प्रेयर करता है। लेकिन जो सेक्सटन है, वो नेपोलियन पर भी ध्यान नहीं देता। ही सो एंगेज्ड इन हिज थिंकिंग एंड लिस्ट विद डिलाइट, और वो बड़े ध्यान से खुश होकर के चर्च की घंटियों को देखता है। कौन? नेपोलियन। और जबकि उसकी जो सेनाएं हैं, फाइल्स मतलब सेना की जो पंक्तियां हैं, स्वीप राउंड एन अल्पाइन हाइट, जो अल्पाइन का जो
क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, वहाँ पर उसकी सेनाएँ घूम रही हैं जब तक नेपोलियन यहाँ आकर के चर्च के पास खड़े होकर उन घट्टियों को बहुत खुश होकर के सुन रहा होता है। नॉर नोस्ट दाउ व्हाट आर्ग्यूमेंट, और ना ही आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पर है सपोर्ट। आर्ग्यूमेंट का मतलब यहाँ पे सपोर्ट है कि ये मुझे नहीं पता या आपको भी नहीं पता, आपके पड़ोसी को नहीं पता कि क्या सपोर्ट या क्या सहायता आपने दाई लाइफ टू दाई नेबर्स क्रीड हैज लेंट। अब ये क्रीड का मतलब यहाँ पर है उसका भरोसा, उसका फेथ या उसका सिद्धांत। जैसे आपका पड़ोसी है वो किसी और सिद्धांत को मानता है, लेकिन आपने अभी तक ऐसा कोई व्यवहार उसके साथ नहीं किया होगा कि आपने उसकी बात को माना हो और आपने उसको सपोर्ट दिया हो। तो इस पूरे स्टेंजा का मतलब ये है कि हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप में इतना बिजी है आजकल कि हम हमेशा एक दूसरे को इग्नोर कर दे रहे हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऑल आर नीडेड बाय ईच वन, और हम एक दूसरे की जरूरत है, हर किसी को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। इस सेक्सटन को, जो सेक्सटन है, इसको नेपोलियन को इग्नोर नहीं करना है, और जो रेड कपड़े पहने हुए जो काम कर रहा है मजदूर या कोई किसान, वो आपको इग्नोर ना करे। और जो ये जो हीफर है ये लो कर रहा है, मतलब रमा रहा है अपनी माँ के लिए, इसका भी बिहेवियर ऐसा होना चाहिए या हमारा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि हम इसकी चिल्लाने की आवाज को समझ सकें कि इसकी आवाज में दर्द है या क्या है। तो कुल मिला के जो ऑर्गेनिक सिस्टम बनाया है कुदरत ने, वो सबके लिए बनाया है और सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और सभी ऑल आर नीडेड बाय ईच वन। ये उन्होंने बताया है कि हमें अपने पड़ोसियों से भी अच्छा संबंध बनाए रखना है, हमें उनकी बात को मानना है, सपोर्ट करना है। आगे वो कॉल कहते हैं कि नथिंग इज फेयर और गुड अलोन, और कोई भी चीज अकेले अच्छी नहीं लगती। जैसे आपको लगता है कि नहीं, आप बहुत अपनी जगह पर ठीक हैं, आप बहुत एम्बिशियस हैं, यू आर वर्किंग हार्ड ऑन योर ऑब्जेक्ट, ऑन योर टारगेट, और बाकी आप अपने परिवार दोस्तों सबको इग्नोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, अकॉर्डिंग टू राल्फ वाल्डो एमरसन। आई थॉट द स्पैरोज नोट फ्रॉम हेवन, वो कहते हैं कि जब मैंने चिड़िया की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा उसकी आवाज़ बहुत मधुर लगी, ऐसा लगा कि वो एकदम स्वर्गीय आवाज़ है। उसके जो नोट्स हैं, लिरिक्स हैं, वो लग रहा है कि स्वर्ग से आ गा रही हो, डायरेक्ट स्वर्गीय उसकी संगीत जो था, स्वर्गीय लगा मुझको। सिंगिंग एट डॉन ऑन द एल्डर बाउ, और वह एल्डर मतलब वो उधर दूसरी तरफ जो बर्च एक पेड़ होता है उसकी शाखा पर बैठ करके वो गा रही थी। इनको उसकी आवाज बहुत स्वर्गीय लगी स्पैरो की, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसको पकड़ लिया। आई ब्रॉट हिम होम, उसे पकड़ा और अपने घर ले आया कि मैं घर में बैठ करके सुना करूंगा इसकी आवाज। इन हिज नेस्ट एट इवन, और ला करके उसको एक घोंसले में बंद कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया एक्चुअली। ही सिंग्स द सॉन्ग, वह गीत तो गाता है। स्पैरो फीमेल, वैसे तो यहाँ फीमेल यहाँ मेल बताया उन्होंने। ही सिंग्स द सॉन्ग, वह गीत तो गाता है, बट इट प्लीजेस नॉट नाउ, लेकिन उसकी जो ट्यूनिंग थी या जो टोन थी, लिरिक्स थी, डेप्थ थी म्यूजिक की हेवनली, वो खत्म हो गई है। क्योंकि क्यों खत्म हो गई? उसको अब वो नेचुरल सराउंडिंग नहीं मिल रही जिसमें वो गीत गाया करता था। फॉर आई डिड नॉट ब्रिंग होम द रिवर एंड स्काई, क्यों नहीं उसके आवाज में वो म्यूजिक क्यों नहीं रह गया, वो डेप्थ क्यों नहीं रह गई? क्योंकि जहां वो गीत गाया करता था स्पैरो, अब वो चीजें रिवर और स्काई, अब नदारद है इनके घर में, भाई घर में ना तो आसमान रह सकता है ना नदी, और वह स्पैरो उन सब चीजों के हिसाब से गाया करता था। ही सेंड टू माई ईयर, वह मेरे, उसकी आवाज मेरे कानों तक तो आ रही है, मेरे कान तक अब उसकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन दे सेंग टू माई आई, लेकिन दे किसके लिए कह रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं रिवर और स्काई, आसमान और नदी। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो गीत गा रहे हैं, इसका मतलब सेंग टू माई आई का मतलब कि मैं उनको देख रहा हूँ तो मुझे उनसे प्रसन्नता मिल रही है, और वह जो गा रहा है उसकी आवाज सिर्फ मेरे कानों तक है। जबकि ये जो दोनों चीजें रिवर और स्काई, ये किसको देखनी चाहिए थी? स्पैरो को, जो कि इन्होंने उसको देखना बंद कर दिया है। कुल मिला के उसकी सराउंडिंग छीन ली इन्होंने, जहाँ के लिए वो बनाया गया है। द डेलिकेट शेल्स ले ऑन द शोर, शेल्स मतलब जो घोंगा होता है जिसमें सीपी, उनको ये लेकर के बहुत मुलायम रहते हैं, उनको ये अपने घर ले आए। द बबल्स ऑफ द लेटेस्ट वेव, बबल्स मतलब जो बुलबुले रहते हैं, ऑफ द लेटेस्ट वेव, लहरों से उठने वाले। फ्रेश पल्स टू देयर एनेबल गेव, और वो उन अपने जो घोंगा होते हैं पर्ल उनके अंदर बन जाता है,
और इस तरह से पानी से मिलने के बाद जो भी उनकी नेचुरल क्वालिटी है पर्ल्स मोतियां मोती बनाने की, एनेमल का मतलब बहुत मजबूत, जो दांतों का जो अपने एलिमेंट रहता है उसको बोलते हैं, तो उसी हिसाब से मोती भी बहुत मजबूत रहता है। तो कुल मिला के घोंघा इन मोतियों को बनाया करता है इन सब चीजों से मिला करके। और इन्होंने क्या किया, इन द बेलोइंग ऑफ द सैवेज सी, बेलोइंग मतलब जो दहाड़ना, आवाज करना, सैवेज मतलब जैसे कह सकते हैं कि एकदम भयंकर एग्रेसिव, दुष्ट या रूड कह सकते हैं, सी समुद्र की वजह से वो जो शेल्स थे, ग्रीटेड देयर सेफ स्केप टू मी, वो किनारे तक आ गए, लहरों से निकल करके जो शेल्स थे वो कहाँ तक आ गए, किनारे तक आ गए, यहाँ जहाँ ये खड़े हुए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उन्हें उठाया और उनमें जो भी वाइप्ड पोछा इन्होंने, बीट्स एंड फोम, उसमें जो भी घास लगी हुई थी और जो भी फोम रहता है लहरों का, सफेद कलर का झाग, उसको इन्होंने पोछा। और इन्होंने क्या किया, ये उन चीजों को अपने घर ले आए, आई फेस्ट, मैं ले आया, सी वॉर्न ट्रेजर होम। सी वॉर्न ट्रेजर्स मतलब जो समुद्र में पैदा होने वाले जो खजाना है, शेल्स, उनको ये क्या किया, ये घर ले आए अपने। जब ये अपने घर ले आए तो क्या हुआ, बट द पुअर अनसाइटली नॉइजम थिंग्स, लेकिन बेचारा, अनसाइटली मतलब जो ढंग से देखा भी ना जा सके, नॉइजम थिंग्स शोर करने वाली चीजें, हैड लेफ्ट देयर ब्यूटी ऑन द शोर। जैसे ही ये उन शेल्स को अपने घर पे लाए तो क्या हुआ कि उनकी जो ब्यूटी थी वो वहीं रह गई, कहाँ, समुद्र के किनारे पर, क्योंकि वो वहीं समुद्र के किनारे पे ही अच्छे लगते हैं। जो भी शेल्स हैं या समुद्र में पैदा होने वाली जो भी चीजें हैं वो सिर्फ वहीं अच्छी लगती हैं, घर पे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि घर पे समुद्र, बीच, लहरें कुछ भी नहीं है। विद द सन एंड द सैंड एंड द वाइल्ड अप्रोर, अब वो कह रहे हैं कि जहां वो अच्छे लगते हैं, सूरज की रोशनी होती है वहां पर, इसके अलावा रेत होता है जो समुद्र के किनारे, एंड वाइल्ड अप्रोर, और लहरों का जो जंगली शोर होता है, आवाज होती है, वहीं पर ये अच्छी तरह से एंजॉय करते हैं। आगे बोल रहे हैं द लवर वॉच्ड हिज ग्रेसफुल मेड। अगला एग्जांपल दे रहे हैं, एक प्रेमी का, वो अपनी प्रेमिका को देखता है, एक प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका को देखता है, एस मिड द वर्जिन ट्रेन शी स्टेड, शादी से पहले चर्च की तरफ वो चलती जा रही है। मिड द वर्जिन ट्रेन, वर्जिन ट्रेन का मतलब उसकी जो सारी सहेलियां हैं उनको उन्होंने वर्जिन ट्रेन बोला है, कि सभी मेट्स कुमारी हैं, तो वो अपनी फ्रेंड को लेकर जा रही हैं चर्च में, क्योंकि उसकी शादी होनी है। और ये जो लवर हैं देख रहे हैं अपनी होने वाली दुल्हन को उन सब सारी सहेलियों के साथ बीच में चलते हुए। नॉर न्यू हर ब्यूटीज बेस्ट अटायर, और वो जो लोग पहने हुए हैं, वॉज वुमेन स्टिल बाय द स्नो वाइट कोयर, और जो सभी, न केवल उसकी होने वाली इतनी, बल्कि वो सारी जो महिलाएं हैं, लड़कियां, वो सब एकदम स्नो वाइट, बर्फ की तरह सफेद एक अटायर पहने हुए हैं, सभी बहुत सुंदर लग रही हैं, उन सबके बीच में उसकी होने वाली पत्नी और ज्यादा सुंदर लगती है। एट लास्ट शी केम टू हिज हर्मिटेज, और शादी होने के बाद वो कहाँ आती है, उसकी झोपड़ी में, हर्मिटेज मतलब झोपड़ी या घर में आती है, जहां से वो शादी करा के लाया है अपने घर में। लाइक द बर्ड फ्रॉम द वुडलैंड्स टू द केज, और वो इस तरह से इसके घर में, प्रेमी के घर में लाई गई है, जिस तरह से आप जंगल से किसी चिड़िया को पकड़ के लाते हैं और उसको केज में बंद कर देते हैं, जैसे अभी इन्होंने बताया था कि स्पैरो को पकड़ के लाए और केज में बंद कर दिया। द गे एन्चेंटमेंट वॉज अनडन, और जो उसकी खूबसूरती थी, गे मतलब खुशहाल, एन्चेंटमेंट मतलब जो ओवरऑल सराउंडिंग थी, ओवरऑल जो माहौल था, देखने वाली जो खूबसूरती थी, इट वॉज अनडन, अब वो नष्ट हो चुकी थी। क्यों नष्ट हो गई, क्योंकि शी वॉज लुकिंग ब्यूटीफुल अमंग ऑल हर फ्रेंड्स, नाउ शी इज अलोन, अब उसको, प्रेमी को वो उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल नहीं लग रही है, क्योंकि अब वो माहौल नहीं है। A gentle wife, now she has turned into a gentle wife, but fairy none. कभी वो परी की तरह लगती थी, she was looking like a fairy, but now she has turned into simple wife, जो कि अब उसके साथ अपोजिट सीनरी हो गई है। देन आई सैड, तब मैंने कहा, आई कव ट्रूथ, मैं सच्चाई पसंद करता हूँ, अपनी बात कर रहे हैं कि तब मैंने कहा कि मुझे सच्चाई पसंद है। ब्यूटी इज अनराइप चाइल्डहुड चीट, क्योंकि जो सुंदरता या जो रोमांटिक चीजें होती हैं वो सिर्फ अनराइप चाइल्डहुड, जो इमेच्योर बचपन होता है या नासमझ की जो जिंदगी होती है हमारी, जब हम बहुत सारी चीजों को नहीं समझते, मेच्योरिटी नहीं होती है, उसी समय की हमारी ये खोज होती है, धोखा है, चीट है, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि क्या सुंदर है। जैसे टीनेजर्स में ड्यूरिंग स्कूल डेज
हमें कभी कोई अच्छा लग जाता है, हम सोचने लगते हैं, जैसे अब मैं ही पढ़ाता हूँ अपने क्लास में, तो देखता हूँ बहुत सारे गर्ल्स बॉयज़ का, कई बार उनको बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है, क्योंकि समटाइम्स दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, क्योंकि उनकी वो उम्र नहीं है, उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं है। तो डेफिनेटली एक उम्र के साथ-साथ जो मैच्योरिटी आती है, तब हम समझते हैं कि व्हाट इज़ रियल ब्यूटी। ये जो ब्यूटी है, ये उस समय अनराइप चाइल्डहुड की चीट, धोखेबाज या धोखा, इल्यूज़न है, भ्रम है, जो कि खत्म हो जाता है आफ्टर सम टाइम। आई लीव इट बिहाइंड विद द गेम्स ऑफ यूथ। अब ये सिर्फ गेम्स ऑफ यूथ, जवानी के चोचले, जिसको हम लोग कई बार कहते हैं कि ये सिर्फ जवानी के चोचले हैं, और बाद में एक उम्र के बाद मैच्योरिटी जैसे आती है। अब ये जवानी के चौचले की बात अलग है, कुछ लोग कम उम्र में भी मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग बड़े होने के बाद भी मैच्योर नहीं होते हैं, तो कुल मिला के ये बात एक सब पर तो फिट नहीं बैठती। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि इन सब बातों को मैं, इस ब्यूटी वाली बात को कहाँ छोड़ देता हूँ, इमेच्योर एज तक। मैं मानता हूँ मैच्योरिटी में जो ब्यूटी होगी, सच्चाई होगी, वही सच्ची होगी। एज आई स्पोक बीनीथ माई, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, ये कह रहे हैं जैसे ये सब बातें मैंने बोली हैं, तो क्या देखते हैं, बीनीथ माई फीट, मेरे पैरों के नीचे, उनके पैरों के नीचे क्या है, द ग्राउंड पाइन कर्ड इट्स प्रिटी रीथ, जो पाइन का, चीड़ का जो पेड़ है, उससे टूटा हुआ एक क्लब मॉस, एक डंडा, जिस पे काई लगी हुई है हरे रंग की, वर्ष का मतलब इनके पैर से दब जाता है तो उसमें गड़गड़ाहट की आवाज आती है। जैसे कोई भी वनस्पति पत्ते कभी हमारे पैर के नीचे आएंगे तो उसमें सड़सड़ाहट की आवाज आएगी, तो ठीक उसी हिसाब से कह रहे हैं कि जैसे मैं ये सब बातें सोच रहा था, ब्यूटी तमाम बातें जो पीछे अभी स्टेंजास में थी, अभी मेरे पैरों के नीचे रनिंग ओवर, मतलब मैं एक एक पाइन ट्री से टूटे हुए डंडे और एक टहनी, जिसमें बहुत माला जैसा एक वनस्पति है, और उसमें मेरा पैर पड़ गया तो एक सरसराहट की आवाज आई, जो कि ये बाहर है। आई इनहेल द वायलेट्स ब्रेथ, और जो मौसम है एकदम वायलेट टाइप का हो रखा है शाम के वक्त, तो मैंने वहां जो ताजी हवा है उसमें मैंने सांस ली। अराउंड मी स्टूड द ओक्स एंड फर्स, और मेरे चारों तरफ जो वनस्पति है, ओक बलूत का पेड़, और फर, देवदार, फर्स मीन्स यहाँ पे देवदार के जो पेड़ हैं उनके बीच ये खड़े हुए हैं, इस वनस्पति को अपने पैरों के नीचे लेकर के। पाइन कोन्स एंड एकॉन्स, पाइन जो देवदार का पेड़ है, उसके कोन्स, कोन नुमा जो पत्तियां हैं, एंड एकॉन्स, और जो वनस्पतियां कांटे नुमा जो भी हैं, ले ऑन द ग्राउंड, जमीन पर पड़ी हुई हैं। ओवर मी सोड द इटर्नल स्काई, और मेरे ऊपर क्या मैं देख रहा हूँ, इटर्नल स्काई, एकदम असीमित आकाश मेरे ऊपर है, फुल ऑफ लाइट एंड ऑफ डेटी, जिसमें एकदम प्रकाश, प्रकाशमय आकाश, एंड डेटी मतलब स्पिरिचुअलिटी से भरा हुआ। अगेन आई सॉ, अगेन आई हर्ड, फिर से मैंने देखा, फिर से सब मैंने सुना, आसपास की जो आवाजें हैं, मिस्टिकल नेचुरल जो साउंड्स हैं, उनको मैंने फिर से देखा, फिर से सुना। द रोलिंग रिवर, बहती हुई नदी, द मॉर्निंग बर्ड, सुबह की चिड़िया की आवाज, ब्यूटी थ्रू माई सेंसेस स्टोल, और इन सब से मेरे मन में, जो मेरी भावनाओं में एकदम खूबसूरती भर गई, या मुझे बहुत अच्छा लगा ये पूरा माहौल। और इसके बाद आई यील्डेड, मैंने समर्पण कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, माई सेल्फ टू द परफेक्ट होल, मतलब जो नेचर बनाई है कुदरत ने, भगवान ने जो बनाई हुई है, मैंने अपने आप को उसी के प्रति समर्पित कर दिया, मतलब मैंने इन चीजों का बहुत अच्छे से एंजॉयमेंट किया। अब ये लास्ट में कहने का सेंस ये है कि जो चीजें जैसी बनाई हैं कुदरत ने, उनको उसी रूप में ही इस्तेमाल किया जाए, तभी जिंदगी का मजा है, और तभी हम दुनिया को बहुत अच्छा बना सकते हैं, जो कि आजकल के हिसाब से क्वाइट रेलिवेंट भी है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा एक्सप्लोइटेशन कर रखा है नेचुरल रिसोर्सेज का, कि आज बहुत सारी दिक्कतें हमारी लाइफ में भी आती जा रही है, तो प्रैक्टिकल रेलिवेंस काफ़ी है इस पोएम का, जो कि मुझे लगता है। तो ये था इस पोएम का हिंदी सारांश, एक्सप्लेनेशन जो मैंने की है। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।